हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट न्यू थिंग्स में स्वागत है आप सभी का। आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर पेपर कोड 101 में शिक्षा की मूल बातें से इसके असाइनमेंट वर्क को देखेंगे। दोस्तों, ये जो कॉलेज है इंदु देवी सूर्य नारायण वर्मा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान जो दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय से संबद्ध है, कतौरा कुशीनगर में है। दोस्तों, हम आगे देखते हैं इसके फर्स्ट पेज पे हम क्या लिखेंगे। जैसे फर्स्ट पेज पे प्रस्तावना होगा, स्वतंत्र भारत में प्राथमिक शिक्षा, और फिर पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा का विकास, और उसके बाद निष्कर्ष करते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, हम क्वेश्चन को देखते हैं। स्वतंत्र भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति पर उचित डेटा के साथ चर्चा करें। हम देखते हैं प्रस्तावना में क्या लिखना है। प्रस्तावना: किसी भी राष्ट्र के जीवन में प्राथमिक शिक्षा ही उसकी प्रगति एवं उसके नागरिकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। प्राथमिक शिक्षा की पहली पीढ़ी को सफलतापूर्वक पार करके ही कोई राष्ट्र अपने अभीष्ट लक्ष्य तक पहुंच सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य इस संविधान के प्रारंभ 26 जनवरी 1950 से 10 वर्ष की अवधि में सब बच्चों को 14 वर्ष की अवस्था समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रावधान करने का प्रयास करेगा। आगे देखते हैं। प्राथमिक शब्द का सामान्य अर्थ है प्राथमिक या मुख्य। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा का अर्थ है प्राथमिक शिक्षा अथवा मुख्य शिक्षा। संकुचित या परंपरागत दृष्टिकोण में प्राथमिक शिक्षा का अर्थ कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा से है, जिनमें बच्चों को 3R अर्थात पढ़ना लिखना तथा हिसाब लगाना ही सिखाया जाता है। और शिक्षा का उद्देश्य छात्र के व्यवहार में अभीष्ट परिवर्तन लाता है। शिक्षा हमारे सर्वांगीण विकास करती है, हमारे जीवन को अधिक सरल, सेवाभाव, विनम्र और शांत बनाती है। हमारे देश में 1937 में प्रांतों में स्वायत्त शासन स्थापित हुआ तथा तभी गांधी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत की, जिसमें 7 से 14 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 से 8 कक्षा तक की शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क करने का प्रस्ताव किया गया। फिर अब तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 लागू है। 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू है। इसके प्रथम 10 वर्षीय आधारभूत पाठ्य चर्चा को 3 भाग में विभाजित किया गया है। कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक कक्षा, 6 से 8 तक उच्च प्राथमिक, 10+2 अर्थात कक्षा 11 से 12 को उच्च माध्यमिक शिक्षा कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में देखें तो उनका मानना है, मेरे विचार में जनसाधारण की अवहेलना महान राष्ट्रीय पाप है और हमारे पतन के कारणों में से एक है। सब राजनीति उस समय विफल रहेगी जब तक कि भारत में जनसाधारण को एक बार भली प्रकार शिक्षित नहीं कर लिया जाएगा। स्वतंत्र भारत में प्राथमिक शिक्षा को देखते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 का हमारा संविधान लागू हुआ। प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में इसकी 45वीं धारा में स्पष्ट निर्देश डायरेक्टिव है। राज्य इस संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था करेगा। तभी से हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करने की ओर एक ठोस कदम उठाए गए, परंतु आजादी के 61वें वर्ष के बाद भी इस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाया। इस लक्ष्य की प्राप्ति में निम्न बाधाएं आती रही हैं। पहला देखें तो धन की कमी, आगे देखें तो जनसंख्या वृद्धि, कर्तव्य निष्ठता में कमी, सामाजिक पिछड़ापन, वैचारिक मतभेद। अब देखते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा का विकास कैसे हुआ। हम देखते हैं 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में शिक्षा पर 153 करोड़ रुपए व्यय हुए, जिनमें से 85 करोड़ रुपए प्राथमिक शिक्षा के विकास एवं उसके उन्नयन पर किए गए। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में शिक्षा पे 273 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिनमें 95 करोड़ रुपए प्राथमिक शिक्षा पे व्यय किए गए। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 में शिक्षा पर 589 करोड़ रुपए व्यय किया गया, जिनमें से 201 करोड़ रुपए प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किए गए, जिससे प्राथमिक शिक्षा के लिए विद्यालय और पढ़ने वाले बच्चों की वृद्धि हुई। 1966 ईस्वी की बात करें, उसमें कमीशन कोठारी आया। इसी के आधार पर शिक्षा नीति 1968 की घोषणा की गई। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 में शिक्षा पर कुल व्यय 786 करोड़ रुपए किए गए, जिसमें से 239 करोड़ रुपए प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए किए गए। पांचवी पंचवर्षीय योजना देखें तो 1974 से 79 शिक्षा पर कुल व्यय 912 करोड़ रुपए किया गया, जिसमें 317 करोड़ रुपए प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन और विकास पे
खर्च किया गया। जिससे कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक एवं लेखन सामग्री वितरित की गई। 1987 से 88 में ब्लैक बोर्ड योजना ऑपरेशन बोर्ड शुरू की गई, जो 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ। नवंबर 2000 में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की मंजूरी 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में मिली। दिसंबर 2002 में संविधान में 86वां संशोधन कर धारा 21 ए जोड़ी गई, जिसमें 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 के मध्य किया गया। निष्कर्ष देखें तो प्रथमतः भारत में शिक्षा की स्थिति बहुत खराब थी तथा माध्यमिक शिक्षा का भी खस्ता हाल था। स्वतंत्रता के बाद आए क्रमवार आयोगों ने यानी प्राथमिक शिक्षा को समृद्ध किया। दोस्तों हम संदर्भ में देखते हैं शिक्षक के मूल तत्व डॉक्टर अतुल किशोर शाही अग्रवाल पब्लिकेशन और गूगल से इसके संदर्भ को लिया गया है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, उपयुक्त उदाहरणों और तस्वीरों के साथ शिक्षा की विभिन्न संस्थाओं के कार्यों को चर्चा करें। दोस्तों हम देखते हैं प्रस्तावना है जो परिचय के रूप में है। आगे देखते हैं शिक्षा के संस्थाओं अभिकरण के कार्यों का वर्गीकरण और फिर से निष्कर्ष और कंक्लूजन होगा। फिर हम दोस्तों आगे देखते हैं परिचय। शिक्षा एक महत्वपूर्ण और सर्वव्यापी विषय है। यह मानव की विशेष उपलब्धि है तथा आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो हम शिक्षा के साधन के रूप में सिर्फ विद्यालय को ही नहीं देखते, बल्कि उन अनेक संस्थाओं को भी उसमें समन्वित करते हैं जिसमें व्यक्ति जीवन जिससे व्यक्ति उपयोगी या अनुपयोगी ज्ञान प्राप्त करता है। इन संस्थाओं को हम शिक्षा के साधन के नाम से पुकारते हैं। शिक्षा के अभिकरण वह तत्व कारण या संस्थाएं हैं जो बालक पर परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से शैक्षणिक प्रभाव डालते हैं। मनुष्य का संपूर्ण वातावरण ही उसकी शिक्षा को प्रभावित करता है, परंतु इस वातावरण को कुछ तत्व अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे शिक्षा के साधनों को स्पष्ट करते हुए वीडी भाटिया ने लिखा है, समाज ने शिक्षा के कार्यों को करने के लिए अनेक विशिष्ट संस्थाओं का विकास किया। इन संस्थाओं को ही शिक्षा के साधन कहा जाता है। देखते हैं शिक्षा के संस्थाओं अभिकरण के कार्यों का वर्गीकरण। शिक्षा के विचारक ने इन संस्थाओं को इस प्रकार वर्गीकृत किया है। हम देखते हैं पहला सक्रिय और निष्क्रिय अभिकरण, और इसमें देखते हुए चलेंगे। और आगे हम देखते हैं व्यवसायी और अव्यवसायी अभिकरण। आगे देखते हैं औपचारिक तथा अनौपचारिक अभिकरण। आगे देखें टीवी के महत्व को देखते हैं। उन्होंने शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरणों को औपचारिक अभिकरणों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया। उन्होंने कहा है, बालक दूसरों के साथ रहकर अनौपचारिक ढंग से शिक्षा प्राप्त करता है और साथ रहने की प्रक्रिया ही शिक्षा देने का कार्य करती है। यह प्रक्रिया अनुभव को विस्तृत करती है और कल्याण को प्रेरणा देती है। यह कथन और विचार में शुद्धता और सजीवता लाती है। ये जॉन डीवी का कहना था। आगे देखते हैं शिक्षा के निरौपचारिक अभिकरण नॉन फॉर्मल एजेंसी। आगे देखते हैं हम जे मोहंते का मानना है, निरौपचारिक शिक्षा एक सुविधाजनक स्थान समय विद्यार्थियों के मानसिक स्तर और मनोवैज्ञानिक वृद्धि को ध्यान में रखकर प्रदान किया जाता है। दोस्तों हम निष्कर्ष को देखते हैं। भारत विभिन्न धर्म जाति वेशभूषा और भाषा विविधता के बावजूद शिक्षा संस्थाओं को एकीकृत करने तथा उनको संचालन कर शिक्षा के क्षेत्र में अपना अप्रत्याशित काम किया, जिसमें शिक्षा संबंधी संस्थाओं का महती योगदान है। दोस्तों हम आगे देखते हैं इसके संदर्भ को। शिक्षा के मूल तत्व डॉक्टर अतुल किशोर शाही और गूगल से ये लिखा गया है। दोस्तों इस प्रकार देखते हैं हमारा पेपर कोड 101 के लिए जो असाइनमेंट वर्क है उसको हमने देखा। आप हमारे चैनल लेट्स स्टार्ट न्यू थिंग्स को सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।